नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 12 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के असम ट्रिब्यून के न्यूज़ आर्टिकल से। असम ट्रिब्यून में अगर आप देख लीजिएगा एडिटोरियल पेज में, तो वहाँ पे एक बड़ा सा एडिटोरियल है एंटी चाइल्ड मैरिज ड्राइव को लेकर। तो जी हाँ, हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट असम गवर्नमेंट चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्रैकडाउन किया है। और अनडाउटेडली इस आर्टिकल में यही बोला जा रहा है दैट ये बहुत ही नीडेड अप्रोच था, जिससे क्या इस सोसाइटल मीनेंस को रोका जा सके। तो सवाल आता है, चाइल्ड मैरिज को सोसाइटल मीनेंस क्यों बोला जा रहा है? देखो कैसे नहीं बोला जाएगा। चाइल्ड मैरिज मतलब क्या, दैट देखो मैरिज मतलब क्या, शादी एक पुरुष और एक महिला के बीच में होती है, राइट। अब सोचो पुरुष का एज 35 है और महिला का जो जिनका शादी हो रहा है उनका अगर 15 एज है, कैन यू सी द डिफरेंस, एज डिफरेंस 20 ईयर्स है ना। और महिला का लीगल एज ऑफ मैरिज कितना है, 18 से पहले आप अगर एक बच्ची को शादी कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं बच्चियों के ऊपर जो है अत्याचार है। क्यों अत्याचार है मैं बोल रहा हूँ, देखो ये जो डेटाज मैंने अभी इस आर्टिकल से ही ये डेटाज लिए गए, इन डेटाज को अगर आप फोकस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा दैट पूरा दुनिया में, जी हाँ ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबली अराउंड 640 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन्स जो है ना, वो उनका शादी जो हुआ चाइल्डहुड में ही हो गया था। यूनाइटेड स्टेट नेशंस जो है उनका एस्टिमेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है इस रेट से, जिस रेट से अभी करंट रेट से जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है पूरा दुनिया भर में जो हमको देखने को मिल रहा है, और जिस रेट से जो गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन कर रही है, गवर्नमेंट का क्रैकडाउन बहुत ही लेथार्जिक है। और ये सब इंडिया नहीं, बहुत सारे डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में ये हमको देखा जा रहा है। देखो डेवलप्ड वर्ल्ड का लेकिन केस अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान में पता है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ अ वुमन टू गेट मैरिड, इट इज़ अराउंड 32 to 33 ईयर्स। नाउ कैन यू सी दिस डिफरेंस, राइट। वहाँ पे एवरेज, अब वहाँ पे क्यों इतना लेट से शादी करती है, क्योंकि दे वांट टू बी मतलब पहले खुद दे वांट टू बी सिक्योर, देन ओनली दे विल गेट मैरिड, राइट। नाउ यूनाइटेड नेशंस भी वही एस्टिमेट कर रही है दैट अभी जो जिस रेट से शादियां हो रही हैं चाइल्ड मैरिजेस, और जिस रेट से गवर्नमेंट्स अलग अलग गवर्नमेंट्स इस पर क्रैकडाउन कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, इस वजह से अगर ये चीज़ें होता रहा तो चाइल्ड मैरिज को हम लोग पूरा कर आने वाले 300 साल तक हमें करना पड़ेगा। इनफैक्ट यही क्यों, आसाम में ही देख लो ना आप, आसाम में रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस 32%, वहीं पर हमारा नेशनल एवरेज क्या है, दैट इज़ रफली अराउंड 23.3, मतलब रफली अराउंड 10% ज़्यादा है ना, दिख रहा है यहाँ पर, है ना। सो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है दैट ये लेकिन एक बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है ना। और कभी भी अगर चाइल्ड मैरिजेस होता है तो बहुत इश्यूज आते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, देखो उसमें भी इंडिया मतलब इंडिया में देखो ऐसे तो फिगर ख़राब है ही, बट साथ साथ असम का फिगर लेकिन और भी गंदा है, राइट। असम में अगर देख लीजिएगा 36 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ हो रहा है, वहीं पर नेशनल एवरेज कितना है हमारा 28, देख रहे हो नेशनल एवरेज से गया गुजरा हुआ नंबर्स दिखा रहा है क्या नहीं असम, राइट। तो हमको समझना पड़ेगा दैट अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हो रही है ना, दैट इज़ जो चाइल्ड मैरिजेस जो हो रही है उससे ऑफ कोर्स इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट तो देखने को मिल ही रहा है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी होता है इसी के कारण, और इसके कारण आपके जाके बच्चों का एडुकेशन भी कम होता है। अब देखो आप सोचो चाइल्ड मैरिज अगर हो गया, अगर 15 साल 16 साल में शादी हो गया, राइट, तो उनका फर्टिलिटी एज बढ़ जाता है, राइट। वहीं पर अगर 30-35 साल में शादी हो रहा है तो उनका फर्टिलिटी एज कम होता है, राइट। तो अगर ज़्यादा फर्टिलिटी एज हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, और हमारा तो ऐसे ही पता है आपको, देश दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री अभी इंडिया है, राइट। तो सोचो क्या होगा, राइट। कुछ कंसर्न्स हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना, दैट असम गवर्नमेंट क्या कर रही है, दैट जो भी ऐसे चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, जो भी वो कोई भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है ना। अब प्रॉब्लम ये है ना दैट उनको अगर अरेस्ट करोगे भी तो अगर सोचो कोई मेल मेंबर को आप अरेस्ट कर रहे हो तो वही मेल मेंबर ही तो एकमात्र हाउस होल्ड मतलब अर्निंग मेंबर था उस हाउस होल्ड का, है ना। तो उसको जेल में घुसा दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ दैट वो उन्होंने क्योंकि बच्चों को शादी किया इसलिए आप कल्प्रिट हो। बट हमें समझना पड़ेगा हर तरीके से, राइट ना। सवाल होता है क्या गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्टेप्स लिया जा रहा है इसको कर्व करने के लिए? जी हाँ, गवर्नमेंट जो है हर एक कम्युनिटीज़ जहाँ पर भी ये चाइल्ड मैरिजेस हो रहा है, ऑफ कोर्स वहाँ पर जाकर
उन कम्युनिटीज़ को इत्तला कर रही है that देखो चाइल्ड मैरिज की जो है नेगेटिव रिपरकशंस बहुत ज़्यादा है, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आप लोग चाइल्ड मैरिज मत कीजिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बेसिकली पंचायत लेवल में भी मीटिंग्स कर रही है, विलेज लेवल मीटिंग्स भी कैरी आउट कर रही है, जिससे क्रिएट किया जा सके अवेयरनेस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पिकेट स्ट्रैटेजी बाय द आसाम गवर्नमेंट। पिकेट स्ट्रैटेजी स्टैंड्स फॉर पी स्टैंड्स फॉर पॉलिसी, I stands for investment, C stands for convergence, K stands for knowledge, E ecosystem और T technology, right? So ये पिकेट जो स्ट्रैटेजी है, इस पिकेट स्ट्रैटेजी के थ्रू अल्टीमेटली वी आर ऑब्जर्विंग दैट यस चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रही है, बट अगेन ये तो कुछ डेटाज है, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, बट यस द सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम थ्रू आउट द इंडिया। इफ विल सी देन यस देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, एंड ये अगर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दैट यस इस टाइप की इलीगल एक्टिविटीज़ हमें चली जा रही है। नेक्स्ट उड़ान स्कीम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक्चुअली देखो न्यूज़ में इसलिए है, आसाम ट्रिब्यून का ही ये न्यूज़ है, बेसिकली पहला पेज में ही आप देख लीजिएगा। बोला जा रहा है दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उड़ान स्कीम का जो रिजल्ट था वो प्रॉपरली रिजल्ट नहीं दिखने के कारण ये नॉर्थ ईस्ट में जो ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। यस मेनी स्मॉल एयरपोर्ट्स हैज सस्पेंडेड देयर सर्विसेज। क्यों पता है? सारे एयरपोर्ट्स क्या बोल रहे हैं दैट फाइनेंशियल ट्रबल्स हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं और कम से कम एयरलाइंस है, जिसके कारण जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो बहुत ही ज़्यादा हमें पुअर देखने को मिल रहा है। ना ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, है ना, फॉर द रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट। ये पार्ट है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, यस इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना रिमोट एज वेल एज रीजनल एरियाज में, वैसे एरियाज जो कि पहले से कनेक्टेड नहीं थे। इसलिए तो ये नाम देखो ना, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक कहाँ पर? सब कोई आम नागरिक तो आपका जाकर टायर 1 सिटीज़ में नहीं रहता है ना, है ना, कोई टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, बट हर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एयरपोर्ट्स भी नहीं थी। बट यस ये उड़ान स्कीम लाया ही इसलिए गया था जिससे इस टाइप की फैसिलिटीज़ किया जा सके। इससे फ़ायदा ये होगा दैट रिमोट एरियाज़ में डेवलपमेंट तो आएंगी ही, बट साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी इंक्रीज़ होगा और उन रीजन से टूरिज्म भी बढ़ेगी, राइट। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा एविएशन सेक्टर में, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपल जो है दे कैन एक्सेस एयर ट्रैवल विद इन अफोर्डेबल रेट्स, राइट। नेक्स्ट देखो ये न्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड देयर इम्पैक्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसेंटली रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट का नाम था द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से लेकर 2020 का रिपोर्ट था, ग्लोबल क्लाइमेट, राइट। अब इसमें कुछ ऐसे डेटाज को रिवील किया गया है जो क्या ट्रेंड दिखाते हैं दैट क्या से ग्लेशियर्स थिन हो रहे हैं दुनिया भर में। कहा जा रहा है दैट फ्रॉम 2011 से 2020 के बीच में एक एवरेज जो रिडक्शन हमको देखने को मिला है ग्लेशियर्स का, वो रिट्रीट हमको देखने को मिला है बाई 1 मीटर हर साल से वो डिक्रीज होता हुआ हमको देखा है, राइट। सो इस रिपोर्ट दैट इज़ द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से लेकर 2020 का रिपोर्ट का की फाइंडिंग डेटाज क्या क्या है? सबसे पहला जो डेटा है वो है टेम्परेचर ट्रेंड। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन अगर देख लीजिएगा मेजर ग्रीन हाउस गैसेस का, कहा जा रहा है दैट वो धीरे धीरे राइज ही हो रहा है, स्पेशली CO2, है ना। और CO2 हैज़ ऑलरेडी रीच्ड ओवर 430 पार्ट्स पर मिलियन, राइट। और ये मेनली इसका जो रीज़न है वो है फॉसिल फ्यूल का जो हम लोग बर्न कर रहे हैं, लैंड यूजेजेस में जो हम लोग चेंज ला रहे हैं, इसके कारण हो रहा है, जिसके कारण CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही नहीं, टेम्परेचर ट्रेंड के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख लीजिएगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्लड्स अगर आ रहा है तो फ्लैश फ्लड्स आ रहा है, राइट, जिसके कारण ओवरऑल उस आजू बाजू वाले जो रीजन्स की इकोसिस्टम है वो भी हैम्पर हो रही है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घट रही है और इनडायरेक्टली ह्यूमन पॉपुलेशन भी इम्पैक्ट हो रहा है। ओशंस में भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे ओशनिक वार्मिंग तो बढ़ ही रहा है, बट साथ ही साथ ओशनिक एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है, राइट, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओशंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट स्टोर वो बढ़ रहा है, और इसके कारण जो वल्नरेबल कौन हो रहा है, यस हमारी जो मरीन इकोसिस्टम है वो वल्नरेबल हो रही है।
मरीन हीट वेव्स एंड सी लेवल राइजेस भी हमको देखने को मिल रहा है। दैट इज़ फ्रीक्वेंसीज जो है मरीन हीट वेव्स के वो बढ़ गई है, जिसके कारण फिशरीज़ और कोस्टल कम्युनिटीज़ बहुत हद तक इम्पैक्ट हो रही है। यही नहीं, सी लेवल राइज बढ़ने के कारण इट हैज़ कॉल्ड फॉर अडेप्टिव मेजर्स, जिससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सके कोस्टल एरियाज़ और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को फ्रॉम द पोटेंशियल फ्लडिंग। ग्लोबल मीन सी लेवल राइज जो है वो भी 2011 से 2020 के बीच में अगर देख लीजिएगा एक्सेलरेट हो चुका है। दैट इज़ हर साल ये 4.5 मिलीमीटर से बढ़ रहा है, और ये मेनली पता है क्यों हो रहा है? उसका रीजंस है ओशनिक वार्मिंग तो है ही, साथ ही साथ आइस मास जो ग्लेशियर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स जो ओशंस में हैं वो भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं, नॉट ओनली नॉर्थ पोल बट ऑल्सो इन साउथ पोल। यही नहीं, ग्लेशियर्स एंड आइस शीट लॉस, दैट इज़ बोला जा रहा है दैट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग ग्लोबल में जो दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रही है उसको कैसे रिस्टोर कर सके। कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हमें लॉस देखने को मिला है आइस का। कहाँ ऐसे रीजन जो क्या बहुत बर्फ से डूबे हुए रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड ले लो, अंटार्कटिका ले लो, राइट। बोला जा रहा है दैट 2001 से लेकर 2010 के बीच में ग्रीनलैंड के आइस और अंटार्कटिका के आइस ने अराउंड 38% आइस जो है वो लूज़ किया है। इनफैक्ट रिपोर्ट में वार्न किया गया है दैट देखो भाई, अगर प्लो ग्लेशियल जो लेक्स जो है वो रैपिडली हो रहे हैं, राइट, और इसके कारण क्या हो रहा है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हमको देखने को मिल रहा है, जो कि आप पास्ट इंसिडेंट्स में हमको उत्तराखंड रीजन्स में भी देखने को मिला हुआ है, राइट। नाउ विथ current greenhouse gas emission rate, glaciers may decline by 55 to 75%। अभी जिस रेट से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ना, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन मतलब क्या? कार्बन, अगर मीथेन ले ले, ये सब अगर एमिशन होगा तो इसका मतलब क्या? हमारा ग्लोब ज़्यादा गर्म होगा। अगर ग्लोब ज़्यादा गर्म होगा तो बर्फ़ जो है ज़्यादा पिघलेंगी, तो इसीलिए तो बोल रहा है दैट ग्लेशियर्स में डिक्लाइन बाई 55 टू 75%। इसके कारण इम्पैक्ट होगा हमारा फ्रेश वाटर का सप्लाई सिग्निफिकेंटली। आर्कटिक सी का आइस भी डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज़ ऑनगोइंग आर्कटिक सी आइस डिक्लाइनेशन हमको देखने को मिल रहा है, जिसने अंडरस्कोर किया है द वल्नरेबिलिटी ऑफ पोलर रीजन टू क्लाइमेट चेंज। तो सवाल होता है ये आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक रीजन्स में ही मेनली जो आइस रिट्रीट हो रहा है, या फिर कोई ग्लेशियर्स का ही अगर आइस इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके इम्पैक्ट क्या है? देखो, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है ओवरऑल क्लाइमेट में। ओवरऑल क्लाइमेट की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं एम्बिएंट क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ। जैसे सी लेवल में तो राइज हो ही रहा है, जिसके कारण कोस्टल कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बट साथ ही साथ एल्बिडो इफेक्ट जो है ना वो घट रहा है, राइट। पहले क्या था दैट ज़्यादा से ज़्यादा आइस था तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर लेता था, है ना। बट अभी अगर कम आइस है मतलब कम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, मतलब हमारा प्लानट तो ऐसे ही गर्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्शन ऑफ ओशनिक करंट, राइट, क्योंकि देखो आइस जब भी अगर ये होगा ना, पिघलेगा ना, तो उसके कारण क्या होगा? आइस जो ठंडा पानी है उनका मूवमेंट हमको ट्रॉपिकल रीजन की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो थर्मोहलाइन लेयर्स जो होती है, थर्मोहलाइन लेयर कौन सी होती है? ओशन में जो है वार्म और कोल्ड ओशन के जो लेयर के बीच वाला जो लेयर है ना, वो वाला लेयर, राइट। एंड यही नहीं, वो तो थर्मोक्लाइन मतलब हीट के टेम्परेचर में अगर देख लीजिएगा वो थर्मोक्लाइन लेयर हुआ, और वहीं पर अगर सैलिनिटी बेसिस में अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो थर्मोहलाइन लेयर हुआ, राइट। तो वही हुआ दैट सैलिनिटी भी चेंज हो रही है, राइट। हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल पैटर्न जो है क्लाइमेट के वो भी चेंज हो रहा है। रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस देखा जा रहा है दैट कहीं ना कहीं परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रहा है, जिसके कारण मीथेन रिलीज़ हो रहा है, और इसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इंक्रीज वेदर एक्सट्रीम्स, कहा जा रहा है दैट जेट स्ट्रीम्स होने के कारण जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें कॉन्ट्रीब्यूटेड होते देख रहे हैं। इम्पैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ, नाउ हैबिटेट लॉस हो रहा है फॉर स्पीशीज, दैट इज़ पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स जो है वो हैबिटेट लॉस फेस कर रहे हैं। चेंजेस इन मरीन इकोसिस्टम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सैलिनिटी लेवल में चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण मरीन बायोडाइवर्सिटी जैसे प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इन सब में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन होने के कारण क्या हो रहा है? CO2 ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे के कारण मरीन जो लाइफ हो रही है वो हार्म हो रही है। डिसरप्शन हो रहा है हमारा फूड चेन में, क्योंकि देयर इज़ चेंजिंग आइस कंडीशन जो कि अफेक्ट कर रहा है एल्गी को, एल्गी या फिर डिफरेंट अदर मरीन स्पीशीज़ के अवेबिलिटी को। इंक्रीज इन प्रेडेशन एंड कॉम्पिटिशन, यस, कहीं ना कहीं जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, दो बायोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर एक बायोटिक ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, राइट। तो वो इंट्रैक्शन अगर देख लीजिएगा, उस इंट्रैक्शंस में बहुत सारे होते हैं, जैसे कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, राइट, वैसे ही प्रिडेशन, राइट। सो
इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है दो स्पीशीज़ के बीच में, राइट। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स अगर बढ़ेगा तो एक्सट्रीम इवेंट जैसे सोचो कोस्टल रीजन, राइट, वहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट्स बनने के कारण जो साइक्लोन ज़्यादा आ सकते हैं, साइक्लोन आएंगे तो ऑफकोर्स कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ना हमको, राइट। और भी इम्पैक्ट क्या है, फिशरीज, जी हाँ, मरीन इकोसिस्टम में अगर चेंज होगा तो फिशिंग इकोनॉमी भी इन्फ्लुएंस होगी, राइट। इंक्रीज इंश्योरेंसेस कॉस्ट, यस ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे क्यों लॉस में जाए भाई, ये लोग भी फ़ायदा कमाना चाहेंगे, वो लोग भी इंश्योरेंस का प्रीमियम रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। न्यू शिपिंग रूट्स, बोला जा रहा है मेल्टिंग आइस जो है वो ओपन करता है न्यू आर्कटिक शिपिंग रूट्स को, जो क्या ऑल्टर करता है ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स को। यही नहीं, एग्रीकल्चरल चेंजेस भी अगर देख लीजिएगा तो वही बोला गया दैट ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, जिससे इम्पैक्ट होता है फूड प्राइसेस और एज वेल एज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। Next guys, we'll talk this article we have taken this from The Hindu। यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली का इनिशिएटिव्स फॉर क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट ने C40 मीटिंग्स में जो क्या COP28 के अलॉन्ग हो चल रहा है उसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, वही उसी के बारे में बोला जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का। C40 मीटिंग ये क्या है, देखो ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें दुनिया के जो मेजर लीडिंग सिटीज़ है ना, वर्ल्ड के लीडिंग सिटीज़, उनके 100 मेयर्स एक साथ आते हैं, जिसमें दिल्ली भी आता है, ठीक है। तो दिल्ली के केजरीवाल, राइट, सो मेयर्स यहीं पे CM है जैसे, है ना, तो मेजर सिटीज़ के CM से मेयर्स जो है एक साथ आते हैं और यूनाइटेड एक्शन लेते हैं, जिससे क्या कन्फ्रंट किया जा सके क्लाइमेट चेंज को। तो उसी में दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू भी जो है ये इनिशिएटिव्स बोला गया, जैसे सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट्स, है ना, इससे क्या है वाटर बॉडी को रिजुवनेट करने की बात की जा रही है, जिससे इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज तो इन्हांस होगी, बट साथ ही साथ सिटीज़ में जो हीट जो है हीट रेजिलेंस भी हमको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दोज टाइम जब एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स हमको देखने को मिलता है, राइट। और बहुत जगह तो ये भी देखा गया है दिल्ली में दैट जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो भी इससे इंक्रीज ही हुआ है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक मॉडल अपनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं 3I मॉडल, जिसका फोकस है इंक्लूजन, इंसेंटिवाइजेशन और इनोवेशन के ऊपर, है ना, क्योंकि इंक्लूजन जिससे ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग जो है दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, इंसेंटिवाइज जो कि सरकार देती भी है, जैसे PLI स्कीम के थ्रू देती है, फेम स्कीम के थ्रू सरकार इंसेंटिवाइजेशन प्रोवाइड करती है। यही नहीं, इनोवेशन अगर सोचो इनोवेटिव अगर हम लोग कल्चर डेवलप करें हमारे देश में, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को इनोवेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्यूल एफिशिएंट एंड हम व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए एंड विच आर द काइंड ऑफ स्टेप्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट बायो फोर्टिफाइड सीड्स। ये PIB का न्यूज़ है। एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया अराउंड 142 बायो फोर्टिफाइड सीड वेराइटीज़, जिसमें 124 फील्ड क्रॉप के वेराइटीज़ है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के 18 वेराइटीज़ है। और इनमें कौन कौन से क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया, राइस, व्हीट, मेज, पर्ल मिलेट, स्वीट पोटैटो, अमारंथस और भी बहुत सारे, राइट। नाउ ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ को डेवलप किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दैट इक्वल या फिर बेटर यील्ड हमें देखने को मिल रहा है इनका एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वैरायटीज़। क्योंकि कन्वेंशनल वैरायटीज़ से इसको कंपैरिजन करो तो इसमें बिना कोई एडिशन कॉस्ट दिए हुए यू आर गेटिंग द प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ इट, राइट। मोर ओवर बायो फोर्टिफाइड सीड्स कैसे अलग है, देखो बायो फोर्टिफाइड सीड्स में क्या होता है ना, इसका मेन एम होता है दैट कैसे न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाया जा सके विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द सॉइल या फिर वाटर इकोलॉजी ऑफ दैट एरियाज, राइट। सो वही है दैट ये चीज़ जो है इसमें क्या होता है न्यूट्रिशनल कैपेसिटीज़ को, जैसे सोचो कोई अगर एक पर्टिकुलर वेजिटेबल हो रहा है, राइट, तो इस पर्टिकुलर वेजिटेबल ठीक है हो इस वेजिटेबल में अगर से फॉर एग्जांपल आयरन कंटेंट है, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट है, कोई बात नहीं हो, बट बायोफोर्टिफिकेशन में क्या किया जाता है और भी न्यूट्रिशनल कंटेंट को ऐड ऑन किया जाता है। और इसका फ़ायदा ये भी है ना, आप जैसे बोल सकते हो दैट हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे अभी भी है जो कि पॉवर्टी लाइन के अंडर है, राइट। सब कोई जो है एकदम नरिश्ड फूड प्रॉपर्ली नहीं मिलता है ना, बहुत जगह माल नरिशमेंट भी देखने को मिलता है। तो बायोफोर्टिफाइड सीड्स से अगर बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी अगर अवेलेबिलिटी बढ़े तो ऑफकोर्स
ये हमें हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, राइट। नेक्स्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।